Dear students, very good morning. I am Mr. Dheeraj Rana with you for your class 9th SST. SST, as you know, is a particular subject and has a very great value. प्यारे छात्रों, मैं आज आपके सामने आपकी क्लास 9th की SST की जो बुक है, जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, उसको ओपन कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ that you have to do your best। ये सब्जेक्ट आपको हल्के में नहीं लेना होगा। SST एक ऐसा सब्जेक्ट है ये लो स्कोरिंग भी होता है और हाई स्कोरिंग भी होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लो स्कोरिंग बनाते हैं, हाई स्कोरिंग बनाते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू योर स्टडीज इन ए मैनर, इन ए परफेक्ट मैनर, इन ए वे from where you can overcome the difficulties, that you can make it a high scoring subject. And if you are not able to do your best in this subject, then it may be a low scoring for you. This subject is divided into 4 parts। 4 भाग इसके बनाए गए हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत ध्यान देना होता है। यदि एक में भी आप ढीले पड़ जाएंगे, आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। और मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप कक्षा 8 पास करके आए हैं। यू आर कमिंग हियर आफ्टर पासिंग योर क्लास 8th ग्रेजुअली, तो इट मीन्स you are a very sensible, very wise and very laborious student. And if you continue in the same way, there will be no problem for you to find out good marks in this subject। सबसे पहले तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी विषय की अपनी अपनी सिलेबस ले लीजिए, किताबें ले लीजिए। सभी जो हम आपके पास मटेरियल भेज रहे हैं वीडियोज़ बना करके, वो सब आपके पास हम बुक्स में से भेज रहे हैं। और यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो आपके लिए समझना बिल्कुल, मैं समझना नामुमकिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुरंत आप किसी भी तरह अपनी बुक्स का इंतज़ाम करिए, बुक्स खरीदिए और बुक्स में जो हम आपको वीडियोस देते हैं उनको आप क्लैरिफाई हम करने की कोशिश करते हैं। आप उनको जस्टिफाई करें, जो पढ़ाया गया है आपको क्या वो ठीक है, क्या आपकी समझ में आया है, क्या आपने उसको पकड़ लिया है, क्या आप उसमें से प्रश्न आपसे पूछे जाएँ तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो ये चीज़ें यदि आपके पास बुक्स हैं तो आप निरंतर इसका जवाब देते रहेंगे। तो बुक्स ले लीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। अपने बुक से लेकर यहाँ जाइए और अपनी किताबें तुरंत ग्रैब कर लीजिए, तुरंत ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपका हिस्ट्री ले रहा हूँ। द 4 पार्ट्स: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, है ना। तो मैं आपका हिस्ट्री ले रहा हूँ। तो हिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर है, सेक्शन 1 है इसका, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। घटनाएं और उनका क्रियान्वयन, उनका क्रम, कैसे वो आगे बढ़ती चलेगी, वो ये चीज़ें पहला चैप्टर आपका है। और इसका फर्स्ट पार्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कहते क्रांति, आंदोलन। फ्रांस में जो आंदोलन चला था, जो क्रांति हुई थी, वो क्या थी, कैसे वो आगे बढ़ी थी, कैसे प्रोसेस हुआ था और कैसे इसमें इवेंट्स हुई थी, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता क्या है, क्या चीज़ है ये, क्यों इसका नाम, इस चैप्टर का नाम फ्रेंच रिवॉल्यूशन रखा गया है। तो उसको आप गंभीरता से सुनेंगे। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको कोटेट करने की कोशिश करूँगा और आपका सहयोग मुझे चाहिए। आई वांट योर कोऑपरेशन। क्योंकि आपके कोऑपरेशन नहीं मिलता तो मैं समझ लूँगा कि मेरी जो मेहनत आपके साथ में करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस पर खरा नहीं उतर रहे। तो बी वेरी अलर्ट, बी वेरी एक्टिव, बी वेरी सेंसिटिव। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन in 1774, Louis 16 of the Bourbon family of the kings ascended the throne of France। फ्रांस में एक राजा बने थे। 1774 में लुईस नाम के राजा बने थे और उनको एस्केंडेड कहते हैं, उनकी ताजपोशी की गई थी। ही वाज 20 ईयर्स। और वो उसकी जब उसकी ताजपोशी की गई थी उसकी उम्र 20 साल थी। और एक ऑस्ट्रेलियन जो राजकुमारी थी, मैरी ऑटेंटी, उसके साथ उसकी शादी की गई थी।
और जैसे ही अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग, उसने पाया कि खजाना खाली था। जब राजा बना लुइस, तो पाया खजाना खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस में लंबे समय तक आंदोलन, लड़ाई चली थी, उसने उसके खजाने को खाली करके रख दिया था। एडिड टू दिस was the cost of maintaining as extravagant court at the immense palace or vessels। और उस समय ये माना गया था कि इमेंस जो अत्यंत बहुत बड़ा पैसे का जो खजाना था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अनावश्यक रूप से महल बनाने में और इस तरह की चीज़ें बनाने में खर्च कर दिया गया था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ कॉमन एनिमी। और इसमें जब उसका शासन चला लुइस का, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। कुछ जो उसके दुश्मन थे, उनके लिए भी काम किया और उनको अपने पक्ष में लेना शुरू कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ हिज बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। अब फर्क ये पड़ा, जब उसने जनता के लिए काम करने शुरू किए, तो फ्रांस का जो बजट था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए घोषित करना पड़ा। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, जैसे आर्मी पर खर्च और हमारी जो सरकारें थी उन पर खर्च, कोर्ट पर, द रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को और सरकारों को चलाने में जो खर्च होता था, स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। और तो संसाधन जुटाने पड़े इन सब के खर्च होने में, तो संसाधन जुटाने में सरकार को कुछ टैक्स जनता के ऊपर लगाने पड़े, और इससे भी थोड़ा सा जो परिवर्तन आया, ये भी एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक मुख्य कारण था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को द सिटी ऑफ पेरिस शहर में जैसे मान लो एक चेतावनी दे दी गई, सबको अलार्म कर दिया, चेता दिया गया, और ये लगा कि वो कह दिया गया कि पूरे शहरों में, पूरे शहर के अंदर, पूरे फ्रांस के अंदर आर्मीज घुस जाएं और अपना अपना आधिपत्य बना लें। और र्यूमर्स फैल गए। र्यूमर्स कहते हैं जो झूठ बात होती है वो जल्दी फैल जाती हैं। अफवाहें जिनको कहते हैं, अफवाहें फैल गई कि कभी भी आर्मी हमारे ऊपर गोली चला सकती है। और लगभग एक जगह 7,000 लोग इस डर के मारे, भय की वजह से आदमी और औरतें इकट्ठे हो गए, एक जगह इकट्ठे हो गए, और उन्होंने एक मिलिटा नाम का एक फॉर्मेशन किया, एक संगठन बनाया, और उस संगठन को बना के निर्णय किया कि हम सरकार के को इस ऐसा नहीं करने देंगे। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और उन्होंने जो सरकारी बिल्डिंग्स थी, उनपे बहुत सारी बिल्डिंग्स को सर्च आउट करना शुरू कर दिया, कहीं इसमें आर्म अम्युनिशन, हथियार आदि तो नहीं रखे गए हैं। फाइनली अंत में जब देखा गया, 100 पीपल्स का एक ग्रुप था, वो मार्च कर गया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी का जो ईस्टर्न पार्ट था उसमें घुस गया, स्टॉर्म द फोर्टनेस प्रिजन, और वहाँ की जो जेल थी उस पर हल्ला बोल दिया, और उसमें से बैस्टिल की जो जेल थी उस पर हमला बोल दिया, और वहाँ से कैदियों को छुड़ा दिया। वेयर दे होप टू फाइंड हॉरर्ड अम्युनिशन। और वहाँ उनको क्यों हमला किया, उनको ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर बहुत अम्युनिशन छिपा हुआ, इसलिए उसने वहाँ हमला किया था। और वहाँ का जो कमांडर था, वो प्रिजनर का, वो मारा गया। बहुत सारे लोग वहाँ फ्री हो गए, और डेस्पोटिक पावर के जो राजा के पास थी और जो ताकत थी, उसका जो विरोध लोग कर रहे थे, उनको भी ये सब झेलना पड़ा। द डेज दैट फॉलोड saw more rioting both in Paris and the countryside। अब दिन बढ़ते गए, समय बढ़ता गया, और बहुत सारी दिक्कतें बनती चली गई, और आक्रमण हुए, और समस्याएं बनती चली गई। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। लोगों ने, जो वहाँ पैसे बढ़ गए थे, खाने की कीमत, रोटी की कीमत बढ़ गई थी, उस पर विरोध करना शुरू किया। और इसके बाद धीरे धीरे वहाँ का समय जब बढ़ता चला गया, एंड दे saw it बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स। और इसी के साथ वो धीरे धीरे फ्रेंच में नए रिवॉल्यूशन की नींव डल गई, और फ्रेंच में जो नई क्रांति आ गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैंने बताया आपको। तो अब आपको ये ध्यान करना होगा कि ये जितनी चीज़ें मैं बताई हैं, आपको एक बार पढ़ना होगा। पढ़ पाएंगे कब, जब आपके पास किताबें होती हैं। किताबें ले लीजिए तुरंत बुक सेलर से, और अपनी किताब को पढ़िए। यदि आपने रिपीट नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब मैं इससे अपनी नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, इससे अगला जो पार्ट है इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उसको मैं आपके साथ लूँगा। और एक उम्मीद करता हूँ कि, विश्वास करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, और अपनी इस पढ़ाई को, अपनी जो दिक्कतें बन रही है उसको शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय।